मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आपका क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपके व्हीकल डीएनए या क्लोनिंग वेक्टर, पैसेंजर डीएनए कौन कौन सी होती है। आज हम पढ़ेंगे कम्पिटिटेंट होस्ट क्या होते हैं और कैसे उनके अंदर कम्पिटिटेंट होस्ट और कैसे उनके अंदर फॉरेन जीन को ऐड किया जाता है। तो इसके अंदर देखिए बहुत सारे मेथड्स आते हैं आपके। जनरली कम्पिटिटेंट होस्ट क्या होता है? डीएनए होता है। बट डीएनए के अंदर ही हम क्या करेंगे? फॉरेन जीन पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे और फॉरेन जीन पार्टिकल्स को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया बेटा? कम्पिटिटेंट होस्ट हो गया आपका। अब किस मेथड के द्वारा आपका कम्पिटिटेंट होस्ट के अंदर फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन मटेरियल जो है वो आपका यहाँ पे क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। तो उसमें कुछ एक मेथड आते हैं आपके। सबसे पहला आता है केमिकल मेथड। कौन सा आता है? केमिकल मेथड। देखिए इस मेथड की खास बात क्या है? ये मेथड उन्हीं सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल है जिन सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, सेल वॉल देखिए बैक्टीरिया के अंदर होती है सेल वॉल, प्लांट के अंदर होती है सेल वॉल, तो उनके अंदर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। सिर्फ एनिमल सेल के अंदर आपका एप्लीकेबल होगा क्योंकि वहां पे आपका सेल वॉल की बजाय क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब इस सेल मेम्ब्रेन और जो आपका लीनियराइज्ड प्लाज्मिड डीएनए, समझे इसका मतलब? लीनियराइज्ड का मतलब देखिए आपकी जो न्यूक्लियर डीएनए होती है वो सर्कुलर होती है, जबकि जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए पाई जाती है वो कैसी होती है? लीनियराइज्ड होती है, लीनियर होती है। तो वो लीनियर प्लाज्मिड डीएनए और प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के बाकी जो हिस्सा हो गया आपका सेल का, उसमें साइटोप्लाज्म भी आ गया, सेल ऑर्गन में भी आ गए, न्यूक्लियस भी आ गया। तो ये सारी चीजें आपकी किसको इंडिकेट करती हैं? प्रोटोप्लास्ट को। तो किसी भी सेल का प्रोटोप्लास्ट प्लस में लीनियराइज्ड प्लाज्मिड डीएनए का जो आपका मिक्सचर है वो जब हम ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन इंस्टेड ऑफ कैल्शियम के बजाय अगर आप मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में प्रोटोप्लास्ट जो है सेल का प्लस में लीनियराइज्ड जो प्लाज्मिड डीएनए होती है, इन दोनों का मिक्सचर आप डालोगे, इसके साथ साथ मैग्नीशियम आयन के साथ साथ 20% PEG की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। कौन सा होगा? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, ये PEG होता है। इन दोनों की प्रेजेंस में जब ये मिक्सचर मिक्स होता है तो उसके तुरंत बाद जैसे मिक्स हो जाएगा आपका मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कम होनी स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ये याद रखिए, जब तक ये मिक्सचर मिक्स नहीं हुआ है तब तक को आपको क्या रखना है? कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कम रखना है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को हाई रखना है। लेकिन जैसे ये मिक्सचर मिक्स हो जाता है आपको क्या करना है? जो कैल्शियम आयन है उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन को क्या करना है? डिक्रीज करना है। तो ये जो आपका 20% PEG है ये क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन्स। क्या करता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन अलोंग विद कैल्शियम आयन। किसकी प्रेजेंस में बेटा? कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जीन का कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में, उसमें आपका क्या होगा? जो फॉरेन जीन है, जो डिजायर्ड जीन है, वो आपका न्यूक्लियर डीएनए के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, आपका वहां पे जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका केमिकल मेथड है, लेकिन ये सब के लिए सुटेबल नहीं है बेटा। देखिए केमिकल जो है वो बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं, तो हर एक सेल जो है उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता। आपका जो कैल्शियम आयन है वो जरूरी हो जाता है उसकी कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे कैल्शियम आयन की, किस चीज को बढ़ावा देगा? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन को। और अगर आप मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे
इन दोनों के मिक्सचर को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करता है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन तो क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जीन, और जो आपका मैग्नीशियम आयन है वो क्या करता है, प्रोटोप्लास्ट प्लस में प्लाज्मिड के मिक्सचर को एनहेंस करता है। ठीक है, तो ये केमिकल मेथड है, ये सिर्फ एनिमल सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है और प्लांट और बैक्टीरियल सेल के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। आगे देखिए, जो केमिकल मेथड के बाद सेकंड मेथड आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, वो कौन सा है, सेकंड मेथड आता है आपका इलेक्ट्रोपोरेशन। कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज अप्लाई करके हम क्या करते हैं, परमिएबिलिटी को चेंज करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, और ये पर्टिकुलर आयन को तो अपने अंदर से ट्रांसफॉर्म होने दे रही है और एक पर्टिकुलर आयन को नहीं होने दे रही। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई भी आपका आयन ट्रांसफॉर्म होगा तो उसको इस सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरना पड़ेगा। और मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर का साइज है वो छोटा है, तो आपका जो आयन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंपल्स प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक इंपल्स, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने से क्या होता है, पोर का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। पोर का साइज क्या हो जाएगा, पोर का साइज आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज। पोर का साइज अगर इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, पोर का साइज इंक्रीज होने की वजह से आपका जो आयन यहाँ से नहीं गुजर पा रहा था वो अब अंदर की तरफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये आयन मैंने एग्जाम्पल इसके लिए, हमें तो क्या करना है, जो फॉरेन जीन है या प्लाज्मिड डीएनए है उसको पास करना है, प्लाज्मिड डीएनए को पास करना है। अब सेल के पोर का साइज इतना बड़ा तो होता नहीं कि प्लाज्मिड डीएनए उसमें से पास हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ता है, पोर के साइज को इंक्रीज करना पड़ता है। और वो किसकी मदद से होता है, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। इसकी मदद से होगा बेटा, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप सप्लाई करोगे, पोर का साइज बढ़ जाएगा, आपकी प्लाज्मिड डीएनए अंदर चली जाएगी, सर्कुलर डीएनए के साथ मिक्स होगी, डिजायर्ड जीन जो है वो ट्रांसफर होंगे, और ट्रांसफर होते ही आपका रिकम्बिनेंट डीएनए की फॉर्मेशन। ठीक है, थर्ड जो मेथड आता है वो है आपका पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट गन मेथड। कौन सा आएगा, पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट गन मेथड। ये बैलिस्टिक गन मेथड भी बोला जाता है इसको, क्या बोलते हैं, बैलिस्टिक गन मेथड। क्या बोलेंगे बेटा, बैलिस्टिक गन मेथड। बैलिस्टिक गन मेथड का मतलब क्या है, या पार्टिकल बॉम्बार्डमेंट गन मेथड का, जो आपके डीएनए का जो प्लाज्मिड डीएनए है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद आपके पास जो डिजायर्ड जीन का टुकड़ा होगा वो हम रख लेंगे, बाकी हम रिमूव कर देंगे। और उस डीएनए के पार्टिकल या उस डीएनए के पोर्शन को हम क्या करेंगे, बार बार मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ज़्यादा कॉपी बन सके उसकी। जब उस डिजायर्ड जीन की बहुत सारी कॉपी बन जाती है, उनको एक साथ बम्बार्डमेंट करवाई जाती है, किसके ऊपर, सेल के ऊपर, जिसके अंदर हमें वो डिजायर्ड जीन ऐड करना है। ये आपके पास कोई भी सेल है, ये आपके पास प्लाज्मिड डीएनए के वो टुकड़े हैं, तो इनकी एक साथ बॉम्बार्डमेंट करवाई जाए। जब आप एक जगह के ऊपर एक ही पत्थर से या एक ही गोली से बार बार निशाना लगाओगे तो वो आर पार गुजरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब बार बार बॉम्बार्डमेंट होगी इन पार्टिकल्स की एक ही जगह के ऊपर, तो इनका सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर चले जाने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो ये जो मेथड होता है जिसमें आपका जैसे गन के अंदर हाई स्पीड से जो बुलेट है वो आपकी फायर की जाती है और वो आर पार निकल जाती है, बिल्कुल वैसे ही ये डीएनए के जो आपके पार्टिकल्स हैं इनको हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट करवाई जाती है सेल के ऊपर, ताकि ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहाँ पे पहुँच जाए, न्यूक्लियस के पास पहुँच जाए। ठीक है, उसके बाद अगला और लास्ट जो मेथड आता है आपका वो है माइक्रो इंजेक्शन। कौन सा है, माइक्रो इंजेक्शन। ये आपने देखा होगा लेबोरेटरी के अंदर बेटा एक पिपेट होती है, क्या पाई जाती है, पिपेट। हमारे पास 20 ml की होती है, 10 ml की होती है, छोटी जो है वो 5 ml की भी आती है और 2 ml की भी आती है। तो सबसे छोटी पिपेट लेके वो 2 ml की हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, डिजायर्ड जीन वाले प्लाज्मिड डीएनए को उसके अंदर ऐड करेंगे और
फायर करेंगे किसके ऊपर, सेल के ऊपर। ये बिल्कुल बलिस्टिक गन मेथड जैसा है। फर्क ये है कि बलिस्टिक गन मेथड में सिर्फ पार्टिकल्स को हाई स्पीड से मूव करवाया जाता है, इसमें पिपेट का इस्तेमाल करके हाई स्पीड से बम्बार्डमेंट करवाई जाती है। बाकी सारी चीजें आपकी क्या हैं, सेम, ठीक है। और क्योंकि ये पिपेट बहुत ही छोटी होती है इसलिए इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो इंजेक्शन कहा जाता है। ये आपके कंप्यूटर होस्ट के आपके कुछ प्रोसेसेस थे। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इसमें मैं पहला ही टॉपिक करवाता हूँ आपको, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखिए आइसोलेशन हम कैसे करेंगे जेनेटिक मटेरियल का, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल आइसोलेशन कैसे होगा बेटा जेनेटिक मटेरियल का। जो आपके जेनेटिक मटेरियल्स हैं वो आपके सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं, तो न्यूक्लियस तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कैसे करेंगे, अलग अलग सेल जो होते हैं उनके सेल वॉल को या सेल मेम्ब्रेन को डिग्रेड करने के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम होते हैं आपके पास। कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे आपका लाइसोजाइम होता है, ठीक है, काइटिनेज होता है, ये अलग अलग टाइप के एंजाइम्स हैं जो अलग अलग टाइप के होस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरियल सेल के लिए आपका लाइसोजाइम होता है, प्लांट सेल के लिए सेलुलोज होता है, और फंगल सेल के लिए काइटिनेज होता है। ये तो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया के लिए, ये इस्तेमाल किया जाता है फंगस सेल के लिए, और सेलुलोज ये इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, प्लांट सेल। ठीक है, हमने क्या किया, जिस भी तरह का आपका होस्ट है उसके ऊपर उसी तरीके का एंजाइम एप्लीकेबल कर देंगे हम। तो जैसे आप एंजाइम एप्लीकेबल करोगे तुरंत क्या होगा, वो सेल वॉल को डिग्रेड करेगा, तो आपका प्रोटोप्लास्ट जो वो ओपन हो जाएगा, उसमें से कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो ये काम सिर्फ लेबोरेटरी के अंदर होता है और वहीं पे इन एंजाइम्स का इस्तेमाल होता है ताकि आउटर कवरिंग को हम रिमूव करके वहां पे क्या ऐड कर सके, डिजायर्ड जीन वाले प्लाज्मिड डीएनए को वहां पे ऐड कर सके। ठीक है, ये आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। जब तक आप सेल वॉल में या सेल मेम्ब्रेन को आइसोलेट नहीं करोगे तब तक आपका न्यूक्लियर डीएनए तक पहुंचना नामुमकिन होता है। तो न्यूक्लियर डीएनए तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन को आइसोलेट करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं, रिमूव करते हैं आपके जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरियल सेल की लाइसोजाइम के द्वारा, फंगल सेल की काइटिनेज के द्वारा, और प्लांट सेल की सेलुलोज। ठीक है, तो ये आपका आइसोलेशन था जेनेटिक मटेरियल का। सेकंड आता है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। तो कटिंग किसकी वजह से होती है बेटा, ये तो आपको पता ही है कटिंग किसकी वजह से होगी। ये देखिए 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका जो प्रोसेस होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का वो बताइए। तो 5 नंबर में पहला पॉइंट तो आपके पास क्या आ गया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कौन सा आ गया, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दूसरा कौन सा आता है बेटा आपके पास है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, एट स्पेसिफिक साइट। ये सेकंड पार्ट आता है इसका। डीएनए को स्पेसिफिक साइट के ऊपर कैसे कट करेंगे बेटा, आपके पास एक ही एंजाइम है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। कौन सा है बेटा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो है ये आपके 3 टाइप के थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, 4 से 8 बेस पेयर का ये कट लगाएगा। क्या करेगा बेटा, 4 से 8 बेस पेयर का कट लगाएगा। तो जो डीएनए का सेगमेंट आपको अलग करना है तो वहां पे आपको किसका यूज करना है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज सेकंड का। ये क्या करेगा, स्पेसिफिक साइट के ऊपर जाके कट लगा देगा, अनडिजायरेबल जीन को रिमूव कर दिया जाएगा, डिजायरेबल जीन वहां पे पेस्ट कर दिया जाता है। तो ये सेकंड प्रोसेस आता है आपका कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट। उसके बाद आपका एप्लीकेशन आएगा, पीसीआर बोलते हैं जिसको, और उसके बाद ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। ये हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।